सुबह के 5:30 बज चुके थे। दिल्ली अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी और बारिश ने उसे भिगो दिया था, जैसे शहर को धीरे से जगाने की कोशिश कर रही हो। और हम पहुंच गए। इस सर्कल के साथ में ही पार्किंग है। अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हो तो यू कैन पार्क हेयर। गेट 6 बजे तक खुल जाता है और 6 अब ऑलमोस्ट बज चुके थे। 35 रुपए की टिकट लेके मैं भी बढ़ चला आगे की ओर। ट्राइपॉड, माइक्स वगैरह यहाँ कुछ भी अलाउड नहीं है, तो लाना फिजूल था। इतनी खामोशी और इतना अच्छा मौसम, जैसे सुकून ही मिल गया। हल्की हल्की हवाएं जैसे कुछ कह रही हो। इस सुकून भरी खामोशी में मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शुरू में कुछ दीवारें अपनी ओर बुला रही थी, पर आंखें शायद कुछ और ही ढूंढ रही थी। मुझे इतिहास का तो ज़्यादा नहीं पता, पर फिर भी यहाँ की हवाओं में कुछ तो बात थी। कुछ दोस्त मिले जिन्होंने इस इतिहास में अपना घर बना लिया था। चुपचाप, खामोश, बस वो भी इस मौसम को महसूस कर रहे थे। पहली झलक उसकी जिसके लिए इतनी सुबह उठ के मैं यहाँ आया हूँ। पर उससे पहले शुरुआत में ही आपको इतिहास से जुड़े कुछ अवशेष देखने को मिलेंगे। कुछ जानकारी और पूरे एरिया का लेआउट भी यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ आओ तो थोड़ा वक्त निकाल कर इन्हें जरूर देखें। और अब वक्त हो चुका है हिस्ट्री लेसन का। चलो फिर थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। हुमायूं का मकबरा है जो पुराने किले के पास पूर्वी निजामुद्दीन में स्थित है। यह भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। सबसे पहले यही लाल बलुआ पत्थर का इतने बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया था। इसी से प्रेरित होकर बाद में ताजमहल का निर्माण हुआ था। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेश अनुसार 1565-1572 में बना था, जिसको बनाने में 1.5 मिलियन रुपए की लागत आई थी। इसका जो डिजाइन था वो पर्शियन आर्किटेक्ट मिराक मिर्जा गियास ने किया था, पर स्ट्रक्चर पूरा होने से पहले ही उनका देहांत हो गया और बाद में इसको कंप्लीट उनके बेटे ने किया था, जिनका नाम सैयद मोहम्मद था। 1556 में जब हुमायूं की डेथ हुई थी तो उनको सबसे पहले उनके पैलेस में जो पुराना किला में था वहाँ पे दफनाया गया था। बाद में खंजर बेग 1558 में उन्हें पंजाब के सिरहिंद ले गया एंड इवेंचुअली फिर वो यहाँ दफनाए गए। हुमायूं की कब्र के अलावा यहाँ उनकी बेगम हमीदा बानो की भी कब्र मौजूद है और उनके अलावा शाही परिवारों के कई सदस्यों को भी यहाँ पे दफनाया गया है। यहाँ लगभग 150 के आसपास कब्रें हैं और यहाँ इतिहास की क्लास खत्म होती है। बारिश भी अब थोड़ी धीरे हो चली थी
और हम वेट कर रहे थे कि जैसे ही ये ख़त्म हो तो हम अपने आगे का सफ़र जारी रख पाएं। हर एक पत्थर, हर एक नक्श अपनी एक कहानी रखता है और बस उसी को निहारते हुए, अपने कैमरे में कैद करते हुए हम बढ़ चले आगे की ओर। मैं यहाँ आया तो अकेले ही था और मेरे को यही था कि मेरे को सोलो ही शूट करना पड़ेगा। पर इस सफ़र में हमें एक और मुसाफिर मिला, सात्विक शेट्टी। कभी कभी अनजान लोग भी सफ़र को यादगार बना देते हैं। हमने बहुत सी बातें की और साथ में ही बाकी की अपनी जर्नी को कंप्लीट। तो जो आप मेरे ये शॉट्स देख रहे हो वो सात्विक ने ही लिए हैं, अदरवाइज बिना ट्राईपॉड के ये कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो बिग थैंक्स टू हिम। बारिश के साथ ये जगह और भी ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है और वक्त जैसे यहाँ थम सा गया था। कभी कभी इंसान से ज़्यादा ये जगह परिंदे महसूस करते हैं। इतनी खामोशी में उनकी आवाज़ को सुनना बहुत ही रेयर ही हो पाता है, क्योंकि दिल्ली की लाइफ का तो आपको पता ही है। अगर आप यहाँ अभी तक नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आना। यहाँ की खामोशी और सुंदरता आपको अच्छी लगेगी। हुमायूं के मकबरे को अच्छे से कवर करने के बाद हम बढ़ चले बाकी के स्मारक को देखने के लिए। सबसे पहले हम पहुंचे अफसरवाला टूम एंड मॉस्क पे। कहते हैं कि इनकी पहचान अभी भी अननोन है, पर माना जाता है कि वो एक हाई रैंक के मिलिट्री कमांडर थे। हमने अपने शूज उतारे और इस जगह को एक्सप्लोर करने लगे। ये जर्जर होती दीवारें भी अपना इतिहास बयां कर रही थी। अ बिग कुडोस टू द पीपल जिनकी मेहनत से आज भी इनको रिस्टोर किया जा सका है और हम इसको देख पा रहे हैं। ये परिंदे कुछ अलग ही सुकून दे रहे हैं। इन्हें यूं ही बैठ के देखते रहना इज समथिंग एल्स। तो हम कुछ देर यहाँ रुके, इनको महसूस किया और फिर आगे बढ़ चले। अब हम पहुंच गए अरब सराय गेट की ओर, जो पर्शियन शिल्पकारों के रहने के लिए बनवाया गया था। इसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और इस खामोशी में एक परिंदा अपनी प्यास बुझा रहा था। दूर से ही जूम करके कोशिश की कैप्चर करने की, क्योंकि मैं चाहता था वो आराम से पानी को पी ले। पर आई थिंक उसे मेरे होने का एहसास तो हो ही चुका था, पर फिर भी उसने पानी पीना जारी रखा और फिर वो उड़ चला अलविदा कहते हुए। थोड़ा आगे ईसा खान नियाजी का टोम है, जो इस कहानी का एक और हिस्सा है। हर मकबरा यहाँ पे एक कहानी और हर एक कहानी के पीछे कुछ अधूरी कहानियाँ।
ये 1547-48 में शेरशाह सूरी के टाइम पर बनवाया गया था। इसकी भी कंडीशन अब थोड़ी सी ज़्यादा खराब हो चुकी है, पर आप यहाँ पे नक्काशी वगैरह देख सकते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ से बाहर निकलते ही हमने देखा कि दूर कहीं एक मोर अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। बहुत दूर था, इसलिए हमने उसे जितना हो सके जूम करके कैप्चर करने की कोशिश की। ऐसी जगहों पे आके लगता है कि हम कितने छोटे हैं और वक्त कितना बदल गया है। ये दीवारें सब देख चुकी हैं और फिर भी चुप हैं। कभी टाइम मिले तो यहाँ ज़रूर आना। कुछ जगह देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है, और शायद ये उनमें से एक है। सब्सक्राइब टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत है और मुझे बहुत दूर जाना है। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।